एक सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बता रहा हूं। क्या यूपी में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है? 2027 में विधानसभा चुनाव है। 2024 में जिस तरह से बीजेपी को असफलता हाथ लगी और 40 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें छिटक गई है, क्या विधानसभा में यूपी में बीजेपी हार जाएगी? क्या उसको लेकर अभी से प्लानिंग चल रही है? और प्लानिंग क्या है? जाति के आधार पर तैनात हो रहे हैं एसडीएम और बीएलओ। बीएलओ वो अधिकारी होता है जो वोटर लिस्ट का नाम ऐड करता है या काटता है। चुनाव आयोग में एक बड़ी जिम्मेदारी वाला एक काम है ये। चुनाव प्रक्रिया के तहत अखिलेश यादव पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि किस तरह से मुस्लिम बहुल और खासकर उनके वोटरों का नाम काटा गया था। इसके बाद चुनाव आयोग को उन्होंने कुछ सबूत भी मुहैया कराए थे। अब उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि किस तरह से लगातार यूपी में चुनाव को देखते हुए अभी से तैयारी कर दी गई है। और एसडीएम और बीएलओ, आपको पता है अभिषेक उपाध्याय नाम के एक ब्राह्मण पत्रकार ने क्षत्रिय समाज के तैनाती की खबरें दी थी, उसके बाद उस पर एफआईआर हुआ था। अब अखिलेश यादव पर क्या होगा? ये बड़ी खबर है जो अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया फेसबुक पर अपना हैंड पर, जहां उनके 3-4 मिलियन जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, वहां उन्होंने कहा है। पूरी खबर बता रहा हूं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जाति के आधार पर तैनाती करने का आरोप लगाते हुए हमला किया है। उन्होंने शनिवार को, उन्होंने ये नई खबर है, आरोप लगाते हुए हमला किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि भाजपा हार से डरी हुई है, ये बीएलओ को हटा रहे हैं। जाति के आधार पर एसडीएम और बीएलओ की तैनाती हो रही है। इसके बावजूद भाजपा विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटें हारेंगी। इसके बाद भाजपा विधानसभा का चुनाव भी हारेगी और इनकी कुर्सी भी छीनना तय है। सपा प्रमुख ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछड़ा दलित खुद स्वीकार करते हैं कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद उनके इस गठबंधन में विधायक का धरना देना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है जो अखिलेश यादव ने अनाउंस किया है। और सोचिए, एसडीएम और बीएलओ की नियुक्ति जाति देखकर हो रही है। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है। इसी तरह के आरोप जाति देखकर इनकाउंटर के भी लगते रहे। अब ये देखिए, प्रदेश सरकार जाति विशेष का करा रही है इनकाउंटर। ये सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं जो कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार जाति विशेष को टारगेट कर झूठे मामलों में फंसाने और इनकाउंटर करने का काम कर रही है। भाजपा सरकार का पर यह आरोप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शुक्रवार रात सपा नेता ब्रजेश वर्मा टिल्लू की मां के निधन पर उनके पैतृक गांव देवनपुर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय में कहा। तो ये इनकाउंटर वाली खबर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अखिलेश यादव के कुछ बड़े आरोप हैं जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख होते हुए, जो बड़ी पार्टी है यूपी में आज के डेट में 37 सीटें हैं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक खबर छाई हुई है। वहीं अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया है जो बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा है कि इनकाउंटर समस्या का हल नहीं है, बल्कि कमज़ोर नेतृत्व जो है वो इनकाउंटर कराते हैं। देखिए, इनकाउंटर को अपनी ताकत मानते हैं सबसे कमज़ोर लोग, अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव लगातार योगी पर हमलावर हैं। और योगी जो हैं, यूपी जो है वो राजनीतिक रूप से सबसे फर्टाइल लैंड है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा पर जिसका कब्जा होगा। तो क्या आपको लगता है कि अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है? और बीजेपी 10 विधानसभा के उपचुनाव है, योगी जी आदित्यनाथ अगर इन चुनावों में नहीं जीतते हैं तो उनका पलड़ा कमज़ोर होगा। तो क्या तमाम प्रशासनिक अमला का इस्तेमाल किया जा रहा है? और क्या जाति विशेष के लोग की तैनाती हो रही है? और क्या 2027 के लिए अभी से तैयारी हो रही है? पहले भी अखिलेश यादव नाम हटाने और नाम काटने के आरोप लगाते रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के इस आरोप के बाद आपको बताते हैं यूपी की मजबूत पार्टी बीएसपी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी भी है, मायावती जी की बड़ी रैली जींद के हरियाणा में हो रही है। ये 25 तारीख को, मतलब कल, उनकी बड़ी रैली हरियाणा में हो रही है। हरियाणा में भी बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है।
और इनेलो से उसका गठबंधन है। तो बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका देश भर में अपना दफ्तर, अपना कैडर, अपना जिलाध्यक्ष तक है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी और बड़ी पार्टी, और हरियाणा में बड़ी बैठक हो रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी दो मुहापन की बात करते हैं। जब वो विदेश जाते हैं तो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, और जब वो भारत में रहते हैं तो आरक्षण, संविधान आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने, जाति जनगणना की बात करते हैं। मायावती यही नहीं रुकती है। उन्होंने कहा है कि हम सबको पता है कि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने के खिलाफ थी कांग्रेस, और किस तरह से कांग्रेस के जो पिछली सरकारें रही है उसने आरक्षण और बहुजन समाज का किस तरह से अनदेखा किया है। तो हरियाणा में मामला ट्विस्ट होता जा रहा है, और लगातार कांग्रेस का ग्राफ जो ऊपर जा रहा था, हुड्डा फैमिली की वजह से ग्राफ नीचे जा रहा है। कुमारी शैलजा ने तो जरूर कहा है कि हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार क्यों नहीं हो सकते हैं। वहीं हुड्डा के खिलाफ सुरजेवाला भी कमर कस चुके हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि कुमारी शैलजा मेरी बहन है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो 2-3 गुट बन गए हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। सवाल है कि अगर ओबीसी पहले ही बीजेपी के साथ है, अगर एससी समाज ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो फिर कांग्रेस का बंटाधार तय है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उनके बेटे ने बागडोर संभाली थी और बीजेपी को शानदार जीत मिली थी, क्या हरियाणा में हुड्डा फैमिली, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, जो पिता पुत्र की जोड़ी है जिसका पार्टी पर कब्जा है, क्या उनकी वजह से हरियाणा में भी एससी एसटी ओबीसी के लोग नाराज़ हैं और वो वोट अब बंटने वाला है। तो दो ही परिस्थिति बनती है, या तो मिलीजुली सरकार होगी, या फिर गठबंधन की सरकार होगी, या फिर कांग्रेस की स्थिति दयनीय होती जा रही है दिन पर दिन। आपकी क्या राय? अगर आप हरियाणा से तो आप हमें बताइए। अगर बीएसपी और इनेलो को 10 से 15 सीटें आती है, जो पिछली बार दुष्यंत चौटाला को आई थी, गठबंधन की सरकार बनी थी, तो क्या गठबंधन की सरकार बन सकती है? ये भी बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने कहा है कि एसडीएम और बीएलओ की नियुक्ति जो है वो जाति विशेष के लोगों की जा रही है। पहले बहुत सारी चीज़ें होती रही है। जब देश में संविधान लागू हुआ, वोट का अधिकार मिला, एससी एसटी सीट पर ओबीसी को तो अभी भी रिजर्वेशन नहीं है, एससी एसटी को रिजर्वेशन है, लोग अपने नौकरों को जिताते थे। बाद में जब एससी एसटी ओबीसी के लोग जागरूक हुए तो बूथ लूट लिए जाते थे। उसके बाद जो सवर्ण अधिकारियों का दौर अभी भी चल रहा है, तो जिस इलाके में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों का वोट होता है, उन बूथों को सवर्ण समाज के इलाके में ठेल दिया जाता है ताकि गड़बड़ी न हो। और जहाँ जहाँ सवर्ण समाज का वोट होता है, उन इलाकों के बूथों को गैर सवर्णों के इलाके में ठेल दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि हाल के कुछ दिनों में इस तरह की चीज़ें देखने को आई है कि बीएलओ के जरिए और अधिकारियों के जरिए तमाम वोटर्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, कौन किस कम्युनिटी का है, कौन किस पार्टी का है, और उस हिसाब से 100, 250 बूथ पर भी नाम काट दिए जाए तो समझिए कितना बड़ा खेल हो सकता है। तो बीजेपी चुनाव को मैनेजमेंट के तौर पे लड़ती है, और अब ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव पहले भी लगा चुके हैं कि किस तरह से यूपी में बीएलओ के साथ मिलकर वोटर लिस्ट से उनके समर्थकों का नाम गायब किया गया है। और अब ये आरोप वो बाईपोल में भी लगा रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि बाईपोल भी हारेगी बीजेपी, और विधानसभा चुनाव जो 2027 में है वो भी हारने वाली है। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है अमित शाह का, क्या यही माइक्रो मैनेजमेंट है कि अपने पसंदीदा जातिगत अधिकारियों की नियुक्ति करना, जिसका सीधा सीधा मुख्यमंत्री के साथ या पार्टी के साथ संबंध हो, या उनके प्रति वो सिंपैथी रखते हो? मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत एक जाति प्रधान देश है और सबको पता है कि किस कम्युनिटी के लोग किसको वोट देते हैं। ऐसे हालत में जो विरोधी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं उनका वोट काटा जा सकता है। कई लोग तो जानकार ये भी कहते हैं कि जानबूझकर जो सवर्ण अधिकारी थे उन्होंने परिसीमन में जो ओबीसी का इलाका था, जो एससी एसटी का ओबीसी का इलाका था, उसको रिजर्व सीट कर दिया गया, ताकि अगर एससी एसटी जीत के भी जाएं तो ओबीसी बहुलता वाले इलाके से जाएं, ताकि ओबीसी का सीट घट जाए। और जो सवर्ण बहुलता वाला क्षेत्र था उन सबको जनरल कैटेगरी के सीटों में रखा है।
ये भी एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। तो सोशल मीडिया के दौर में ये तमाम बातें अब होने लगी है और सारे पर्दे अब हट रहे हैं, सारी परतें अब हट रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल। क्या लगता है आप लोग को, क्या 2027 से पहले बड़ा खेल की तैयारी है? 2027 में क्या होगा? और उससे भी बड़ी बात, क्या हरियाणा में मिलीजुली सरकार होगी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।